नमस्कार दोस्तों। कार्ल मार्क्स कंप्लीट होने के बाद हम इस देवता के और इस शैतान के कुछ क्वेश्चंस करें, क्योंकि कईयों के लिए ईश्वर है और कईयों के लिए ये शैतान। जो सत्ताधारी वर्ग है, जो पूंजीपति और अमीर वर्ग है, उसके लिए ये शैतान है। जो दबा कुचला वर्ग है, किसी भी रूप में लैंगिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, जाति है, उसके लिए क्या है? ये देवता है, भगवान है। तो कार्ल मार्क्स के ऊपर सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो स्टैंडर्ड के होंगे, जहां समझने की हमें आवश्यकता है। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं? कार्ल मार्क्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो बुक्स के ऊपर आते हैं। एक एक तो आते हैं बुक्स की सीरीज। याद रखो, आप कम से कम 12-13 पुस्तकें याद रखो कौन सी कब आई थी। दूसरा, लगभग हर एक पुस्तक में कम से कम एक कोटेशन याद रखो, 10-12 कोटेशन याद रखनी है कि ये किस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। राज्य पूंजीपतियों की कार्य समिति है, मजदूरों एक हो जाओ, ये सब किस में लिखा हुआ है? ठीक है, ये फिर शुरुआत में बहुत सारे ऐसे वाक्य किए थे, तो ऐसी चीजें आती है। मार्क्स ने अपने विचारों के इतिहास में 3 मुख्य व्याख्याएं रखी है। पहला क्वेश्चन कहां गया? डिलीट हो गया था क्या? चलो वापिस जाऊंगा। वापिस तो आएगा नहीं वो। दोबारा रुक जाओ। कैसे? अब वो लगा, अच्छा लगा हुआ है। आओ, किसी को पता हो तो आओ, आ जाओ। क्वेश्चन 1 नंबर पढ़ पाए थे क्या आप? मेरे पास वो है नहीं, मतलब वैसे ही लिख के करवा देता था आप। अब ये है किस फाइल के अंदर? नहीं फाइल, नहीं फाइल का वो शीर्षक का पता है क्या? हाँ, कार्ल मार्क्स है। हटा दो तो। हाँ, पहले हटा दो सारे। सेव नहीं करनी, एग्जिट। चलो चलो, जो कुछ नहीं करते वो सिर्फ हंसते हैं। आप आ जाओ। देखो, हंसेगा तो वो यहाँ आएगा। हंसता वो है जो ज्ञान नहीं होता है, उसको तो हंसना समझ में आता है। अपने को इसका पता क्या क्या नहीं बता रहा, अपन क्यों हंस रहे हैं, ये नहीं समझ नहीं आया। एक 51 घड़ी में गलत है या सही है? 1:21 हुई है। ये अपना बोर्ड गलत है। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है? क्या करें? अब सर, नमस्कार। हमने कार्ल मार्क्स, उसकी बुक्स, उसकी अवधारणाएं, विचार और आलोचनाएं देखी। आलोचनाओं पे क्वेश्चन आते हैं। कार्ल पोपर का, इजाया बर्लिन का, एक बर्नस्टाइन के साथ इसे संबंध याद रखना। उसके बाद बुक्स पे क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस पे लगाना। और तीसरे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं कि पुस्तक के अंदर लिखा हुआ क्या है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके अतिरिक्त मूल्य में से। वहां से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहां से टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वहां से आते हैं। मार्क्सवादी दर्शन में नारी मुक्ति के बारे में सामान्य समझ क्या है? ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये सुशीला रामास्वामी से आया हुआ है। सामान्य समझ क्या है, बताओ।
अभी फिर चर्चा कर। पुरुष और महिलाओं को समान दर्जा तो मिला हुआ था ही नहीं, हमें पता है, क्योंकि शोषण है तभी तो ये बातें उठ रही है ना। मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति बहुत सही समझी थी। मार्क्स ने कहीं भी अलग से महिलाओं की स्थिति और लैंगिक स्थितियों पर विचार नहीं किया। अब थोड़ा सा अपन चर्चा करें, क्या मार्क्स ने दलितों पर अलग से विचार किया गया, रंग भेद के ऊपर, नरजातीय शोषण के ऊपर कभी विचार नहीं किया। उसने तो एक बड़ा गहरा खींचा, कौन सा? समाजवादी। और उसमें हर चीज है वो क्या है? आर्थिक है। तो महिलाओं की मुक्ति कब तक नहीं होगी बताओ? जब उनको संपत्ति नहीं मिलेगी। दलितों का कब तक शोषण होगा? जब तक उनको संपत्ति नहीं मिलेगी। अश्वेतों का शोषण कब तक होगा? जब तक उनको संपत्ति नहीं मिलेगी। तो क्या उसने सभी प्रकार के शोषण का अलग से व्याख्या की? क्या नहीं है। सभी शोषण को किसमें मान लिया? आर्थिक शोषण में। इसने महिलाओं पे अलग से विचार नहीं किया, एक बड़ा गहरा खींचा, समस्त प्रकार के शोषण को उसमें समाहित कर दिया, सभी वर्गों को। तो मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण समाजवाद के बाहर नहीं किया। उसने बोला महिलाओं का जो लैंगिक शोषण है वो क्या है, कि कौन सा लैंगिक शोषण? सारा शोषण कैसा है? आर्थिक है। पुरुष महिला को घर से धक्के दे देता है कि भाग जा तू घर से। वो ऐसा क्यों कर पाता है बताओ? क्योंकि घर उसके नाम है। अगर वही महिला जिसके नाम घर हो, उसके नाम नौकरी हो, उसके नाम बैंक बैलेंस हो, तो क्या पुरुष धक्के दे देगा? आप खुद देखेंगे, मेरे परिवार में हुआ है। हम एक निर्धारित मात्रा में, अभी खुद ही मैं जब बहुत समझदार हो गया था, किसको पढ़ाने लग गया था, मार्क्स, तब की बातें हैं, कोई पुरानी बात नहीं है। कथे सोरी न कार कौन दी गए, वो थारो छोरो कार करे कोनी, टिंगर कार कौन करे है, अरे छोरे ने कह दियो कार दियो। कार नहीं करता हम तो रोजगार में, कार करना हमारे साइड में कार करना होता है काम करना। तो हमको पहले बात हुई थी क्या कोई ऐसी भी कार दे, क्यों दे कार, आप हमें दे दो। इतना ही तो है भी, हमने आपको क्या दी है? लड़की दी है। ये लड़की के नाम जमीन आती है, तो वो तो लड़की के नाम भी आती है, तो लड़की को दे देंगे हम, जो उसके बाप की जमीन मिल जाएगी उसको भी। तो लड़के को स्पेशल जमीन आती है कोई? तो फिर चर्चाएं चली, तो उस एक निष्कर्ष निकला कि जब तक संपत्ति स्वामित्व तो नहीं होगा तो तेरा शोषण ऐसे ही चलेगा। फिर नौकरी लग गई, नौकरी लगते सारे सरेंडर हो गए, सब सरेंडर हो गए। तो सब सरेंडर इसलिए नहीं हुए कि वो समझदार होगी लड़की है, वो कहना माने ले, इसलिए होगी उसकी क्या लग गई? नौकरी लग गई। मतलब मेरे को गौर आश्चर्य हुआ, जो आज की स्थिति में जब मैं आपको इतने तर्क कर देता हूँ, मेरे ही सामने ये सारी चीजें हुई, तो मुझे बड़ा अजीब सा और बुरा लगा मुझे। तो सारा मुद्दा किससे है? समाजवाद के अंदर ही है। ये था इसका उत्तर, बी था इसका उत्तर। अगली बोलो, आपको एक तो लगे क्वेश्चन गलत है, फिर लगे क्वेश्चन सही है, गड़बड़ है इसमें कोई। मार्क्स ने अपने विचारों के इतिहास में उसने जो विचार व्यक्त किए, तीन प्रमुख व्याख्याएं रखी। इसमें तीन तो व्याख्याएं तो है। कौन कैसे मानव समाज वर्षों में विकसित हुआ, तो कौन सी उसमें से एक नहीं थी बताओ? है आध्यात्मिक नहीं थी। अच्छा सुनो, एक आप कहते इसको ऐसे लिखना था कि मार्क्स ने अपने विचारों के इतिहास में तीन मुख्य व्याख्याएं रखी, उनमें से एक कौन सी है? तो आप कर देते भौतिकवाद, अब आप फंस गए। तो अभी सुनो, अभी चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या यही है, धर्म अफीम है। आदर्शवादी व्याख्या, धर्म अफीम है और मध्य काल में पिलाया गया। कौन से काल में? मध्य काल में। किसने पिलाया? सेंट ऑगस्टाइन ने, थॉमस एक्विनास ने, मार्सिलियो द पेडुआ ने। मध्य काल में उन्होंने धर्म को ही पिलाया था।
तो ये कौन सा काल है बताओ? मध्यकाल, सामंती काल, जब धर्म महत्वपूर्ण था। फिर आदर्शवादी व्याख्या किसकी है? हेगल की। ये आ गया, हेगल की आदर्शवादी व्याख्या आ गई। और इसमें कई की चर्चा आई, राष्ट्र राज्य, इसकी भी, ये भी एक शोषणकारी संस्था होती है। और फिर उसने कहा तीसरी व्याख्या कौन सी है? भौतिकतावादी। तीन व्याख्या की। यथार्थवाद क्या होता है? शक्ति राजनीति, ये सारी चीजें होती है। यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा हम चर्चा करते हैं, तो मार्गन्थो वगैरह की चर्चाएं करते हैं। तो अब बताओ, ये तीन तो है, ये नहीं है इसका, ये तो है ही नहीं इसकी, कौन सी? डी। अब वो इन व्याख्याओं को करता है। अब बताओ, इन व्याख्याओं को आप सीरीज में लगाओ। पहले इतिहास में क्या महत्वपूर्ण था? इन तीनों को लगाओ, देखो इन तीनों को। हाँ, पहले सी है, ऐसे एक बार सीक्वेंस बिठाएं तो पहले सी है, फिर ए है, और फिर बी है। पहले इतिहास की ये, वो कहता है पहले इतिहास की ये व्याख्या होती थी कि धर्म से चलते है दुनिया। फिर कहता है, हेगल आया, बोला धर्म से नहीं चलती दुनिया, दुनिया चलती है विचारों से। और फिर कौन आया? कार्ल मार्क्स आया, वो बोला देखो दोनों व्याख्याएं गलत है। दुनिया कैसे चलती है? भौतिक तत्वों से चलती है, पैसे से चलती है। तो अब ये तीनों को शामिल करता है, तो इसको भी गलत बताता है और इसको भी। और सही किसको बताता है? भौतिकवादी व्याख्या को। तो हमने सीक्वेंस भी देख ली। सेंट ऑगस्टाइन और ये सारे कहते हैं कि गति का कारण है धर्म और ईश्वर। ये कहता है गति, हेगल कहता है गति का कारण है विचार, और ये कहता है गति का कारण है आर्थिक तत्व और संघर्ष आपका। ठीक है, तो अब उत्तर समझ में आ गया। इसका उत्तर क्या है? डी है। कानूनी संबंधों के साथ साथ राज्य के रूपों को न तो स्वयं समझा जा सकता है, न ही मानव मन की तथाकथित सामान्य समझ द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन वे जीवन की स्थितियों में निहित है। कि राज्य के साथ किसके संबंध है? कानूनों के संबंध। इसे हम समझ नहीं सकते, न ही जो हमारी जो छोटी मोटी समझ होती है इससे समझाया भी नहीं जा सकता। लेकिन उसके बावजूद ये क्या है? जीवन की महत्वपूर्ण स्थितियों का निर्धारण करते हैं। कि राज्य हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कोई समझाना भी चाहे कि राज्य है क्या, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी सारी स्थितियों का निर्धारण है जीवन कौन करता है? राज्य और ये कानून करते हैं। और ये किसके होते हैं? ये पूंजीपतियों के होते हैं। तो ये किसकी है? कार्ल मार्क्स ने। ये आप बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। साइड में आ जाता हूँ, दोनों ही तरफ। आप कोने को दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? लो साइड में आ गए। सामने वहां एक बेंच, वहां कहीं और लगा लो। तो ये ब्लैक बोर्ड दिखते नहीं आप तीनों को? तो बैठते क्यों हो यहाँ? अच्छा, तब नहीं दिख, अब तो दिख रहा है। ठीक, अब आ जाओ, उत्तर बताओ इसका। है डी। डी डॉग। ठीक, अब ये बताओ कि ये नियम लिखे हुए कहां थे? एंटी ड्यूरिंग, जो एंजल की पुस्तक है। पहला नियम क्या था? क्वांटिटी टू क्वालिटी, क्रांतिकारी परिवर्तन तब होते हैं। तो पहला तो ये था ही, मात्रा से गुणवत्ता में। इसका अर्थ है कि मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक, क्रांतिकारी परिवर्तन कौन से होते हैं बताओ? जो मात्रा तो छोटे परिवर्तन होते हैं, शिक्षा में परिवर्तन हो गया, समाज में हो गया, धर्म में हो गया। आर्थिक स्थिति में परिवर्तन गुणात्मक और क्रांतिकारी होते हैं। तो गुणात्मक क्रांतिकारी होते हैं, इस ओर जाते हैं। ओके, ये तो एक नंबर नियम। दूसरा क्या था? परस्पर विरोधी तत्वों की अंतर्व्याप्ति। अमीर और गरीब एक समाज में रहते हैं, आपस में झगड़ते हैं। विचार और भौतिक तत्व एक साथ रहते हैं, आपस में झगड़ते हैं। विरोधों की एकता, ये भी था। नेगेशन टू थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस समझाया था आपको, पूरा निषेध का। फिर वापस वो नहीं आती,
तो ये तीनों थे, फिर क्या नहीं था? हाँ, ये नहीं है, डी नहीं है इसका। इसका उत्तर है डी। अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कहां लिखा हुआ है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कुछ होती क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। बी। अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अभी आपको मिलान करना है। चलो, हेजेमनी तो याद है आपके, ग्रामशी की है। कम्युनिस्ट पार्टी वैनगार्ड के रूप में, राहुल दस्ते के रूप में किसकी है? लेनिन की है। श्रमिकों की तानाशाही किसकी है? मार्क्स की। कौन सी पुस्तक में? गोथा प्रोग्राम में। ये उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं लिखी थी, ये वहां लिखी हुई है। बहुकेंद्रीयता किसकी है? देखो, ये मैंने पढ़ी नहीं भी, मैं इसको समझा नहीं सकता ये क्या है, बाकी हमने चर्चा कर ली। हेजेमनी क्या होती है इतना बता दो। हेजेमनी क्या होती है? दिमाग पे कब्जे को क्या बोलते हैं? हेजेमनी। अब उत्तर क्या बना बताओ इसका? फिर ए बना क्या? ठीक है, इसका उत्तर है ए। भाई, जो जिनको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस साइड ही बैठूं, आप बेटे सामने आ जाओ तीनों खड़े होकर, ताकि क्वेश्चन कर पाओ। क्योंकि 2 4 5 दिन पढ़े तो आज भी आएगा धीरे धीरे। सामने यहां लगा लो बेंच को, वरना पीछे भी जगह है बैठ। मार्क्स किसको नहीं मानते? मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, तो सही है। ये हटा दो चाहे यहां से। हाँ भी, पहला बताओ, मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है क्या, या नहीं करती? तो क्या करती है? सामाजिक अस्तित्व व्यक्ति की चेतना का निर्धारण करता है, लिखा हुआ कहां है? जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी में लिखा। विचार भौतिक शक्तियों की अनन्य क्रिया का प्रतिबिंब होते हैं, है ना? विचार कैसे पैदा होते हैं बताओ? जब भौतिक चीजें आपस में क्या करती है? एक दूसरे से क्रिया करती है, झगड़ती है, तो क्या पैदा होते हैं? विचार पैदा होते हैं। जब झगड़ा होता है ना पैसे के लिए, तो मजदूर वर्ग के विचार पैदा होते हैं, और पूंजीपति वर्ग के, उसको दबाने के विचार पैदा होते हैं। आधार अधिसंरचना का निर्धारण करता है, यही है। आधार तो फ्री होता है, अधिसंरचना उस पर टिकी हुई होती है, तो आधार ही करेगा। वस्तु सक्रिय और है। आप बताओ, ये है नहीं है? सुनो, हमेशा ध्यान रखो, अरस्तु क्या कहता है? वस्तु सक्रिय और गतिशील है। सेम बातें कहता है हेगल, होब्स। वस्तु सक्रिय और गतिशील है, सेम बातें कहता है हेगल, और वही बातें कहता है कार्ल मार्क्स। वस्तु सक्रिय है और गतिशील है, बस कारण यही है कि इनकी गतिशीलता का कारण क्या है, इतना ही तो करना है। अरस्तु के अकॉर्डिंग संसार में हर चीज गति कर रही है, गति का कारण क्या है? टेलोस। टेलोस गति के लिए मजबूर करता है कि हर एक चीज को क्या प्राप्त करना है? अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। टेलोस है, अरस्तु के अकॉर्डिंग टेलोस है। होब्स के अकॉर्डिंग गति क्यों होती है? बाहरी धक्के, बाहरी संवेदनाएं, बाहरी उद्दीपन, जो हमें प्रेरित करते हैं झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए, मारने के लिए। हेगल के अकॉर्डिंग वस्तुएं गति करती है, इतिहास गति करता है, समाज गति करता है। कारण विचार नहीं, विचारों का आपसी द्वंद्व। कार्ल मार्क्स कहता है हेगल गुरुजी सही है, वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है, कारण क्या है? आंतरिक तो ठीक है, लेकिन किस में संघर्ष? भौतिक चीजों में आपसी द्वंद्व, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। सही है ये तो, वस्तु सक्रिय और गतिशील है, बस कारण अलग अलग बताया। रस्ट ने अलग बताया, होब्स ने अलग बताया, हेगल ने अलग बताया, और कार्ल मार्क्स ने। कारण अलग है। ये हमेशा ही होती है गति, ये तो होती है, चीजें रुकती नहीं हो रही है। अब आ गया, इसका उत्तर क्या है फिर? ये है ना, उल्टा लिख दिया इसने। ये बात किसकी लिखी हुई है? चलो इसको बात को, ये हेगल की लिखी हुई है, तो इसका उत्तर आया ए। कौन से जर्मन विचार कार्ल मार्क्स के प्रारंभिक दर्शन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं?
हेगल और है ना फ्यूरबाख, सी आ गया। तो ये कौन दिखाई दे रहे हैं? चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन और थॉमस मूर। ये कौन है बताओ? ये यूटोपियन सोशोलॉजिस्ट है, काल्पनिक समाजवादी है, जिनकी वो आलोचना करता है। तो हेगल से क्या लिया? द्वंद्ववाद। और फ्यूरबाख से भौतिकतावाद। कार्ल मार्क्स की शब्दावली अतिरिक्त मूल्य से संबंधित क्या है? दास कैपिटल में श्रम और श्रम शक्ति के मध्य अंतर को दर्शाने हेतु, ये दर्शाना है हेतु अतिरिक्त मूल्य का प्रयोग किया। एक होता है श्रम, और श्रम में क्या होती है? एक शक्ति होती है। जैसे एक घोड़ा होता है और एक घोड़े की शक्ति, हॉर्स पावर होती है। घोड़ा और घोड़े की शक्ति एक होती है, अलग अलग होती है। घोड़ा अलग होता है। अगर घोड़ा और श्रम शक्ति एक होती तो हर एक घोड़े में शक्ति क्या होती? एक समान होती है। क्या सभी घोड़ों में शक्ति एक जैसी होती है? नहीं। हर एक गाड़ी में की हॉर्स पावर, हर एक बाइक की हॉर्स पावर क्या होती है? अलग होती है। तो श्रम और श्रम शक्ति अलग होता है। श्रम में शक्ति होती है, जी शक्ति लगती है तो क्या होता है? उत्पादन होता है। तो ये दोनों अलग है। और उत्पादन होता है तो क्या पैदा होता है? अतिरिक्त मूल्य। तो एक श्रमिक क्या लगाता है? अपनी श्रम शक्ति लगाता है। एक लेबर होता है, एक लेबर पावर होती है। तो लेबर क्या लगाता है? अपने पावर लगाता है। अलग होते हैं ये। पूंजीवाद को अतिरिक्त मूल्य मुफ्त में मिलता है। यह लाभ और पूंजी सत्य दोनों का स्रोत है। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य उसको मुफ्त में मिलता है। क्या वो अपनी श्रम शक्ति लगाता है कि उसमें? नहीं लगाता। उसमें श्रम शक्ति कौन लगाता है? मजदूर लगाता है। फिर इससे वो बेच के क्या कमाता है? लाभ। और इस लाभ से वो बहुत सारी पूंजी का क्या करता है? संचय। और एक नई फैक्ट्री लगाता है, फिर और पूंजी संचय करता है और लाभ कमाता है। तो कौन सा सही है? दोनों सही है। सी। तो दास कैपिटल में लिखा हुआ है। अगली बार ये क्वेश्चन आ सकता है, कहां लिखा हुआ है? तो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो सही में समझाया हुआ ढंग से कहां है? दास कैपिटल, सरप्लस वैल्यू, वहां समझाया हुआ है। मार्क्स ने किस पुस्तक में राज्य की सापेक्षिक स्वायत्तता लिखी है? अब अभी सोच रही है क्या? द एटिथ ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट। जब बोनापार्ट ने पूंजीपतियों को भी साइड में कर दिया और मजदूरों को भी साइड में कर दिया और शक्तिशाली नौकरशाही के माध्यम से राज्य की पे कब्जा कर लिया। अब बताओ, जब लुई बोनापार्ट ने राज्य पे कब्जा कर लिया तो लुई बोनापार्ट क्या दोनों का समान हित करेगा क्या? नहीं। वो मजदूरों का झूठा हित करेगा ताकि पूंजीवाद को दीर्घकाल तक बचाया जा सके। जो हम लोग करे ना, पोलांजा की चर्चा करे वो यही तो थी। तो ये झुका हुआ किस होता? तो ये पूंजीपतियों गुलाम नहीं होता, लेकिन फिर भी झुका हुआ किसकी ओर होता है? पूंजीपति को। चलो मोदी जी नाचते नहीं है कहां जाके इजराइल ने, छोटे हाथी की शादी में, लेकिन जाते जरूर है। अपनी भतीजी की शादी में नहीं जाते। अगर उनका भाई अडानी अंबानी होता तो वो जरूर जाते। एटिथ बुरी में लुई बोनापार्ट। अपन कहते हैं संतों का, इनका कोई घर नहीं होता। तो संतों का घर नहीं होता तो कौन सा घर फिर? पर कोई घर नहीं होता उनका, फिर किसी की शादी में भी नहीं जाते। और चलो आप ये बताओ, आप अगर घर परिवार की शादी में चले गए आप, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे आपकी छवि को नुकसान होगा। अगली बार लोग वोट नहीं देंगे। सारा झंझट किसके लिए है? वोटों के लिए। तो घर में शादी में गए तो ये आरोप लगेगा मोदी जी अपने परिवार से प्रेम करते हैं। परिवार से प्रेम करना बुरा नहीं है। सारे मोदी हो जाएंगे तो संतति आगे कैसे बढ़ेगी? ये बताओ, परिवार आगे कैसे बढ़ेंगे? ये है, उन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? एटिथ गुरु में लुई बोनापार्ट छोड़ो, आप भावुक हो जाते हो। वस्तुओं का उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य समान होता है क्या? अब सोचो, वस्तुओं का उपयोग मूल्य और वस्तुओं का
विनिमय मूल्य, ठीक है। अब दोनों में देखते हैं, समान होता है या असमान होता है? असमान होता है। उपयोग मूल्य, एक रेगिस्तान है, उसमें 1 लीटर पानी और साइड में एक सोने की दुकान है, वहां 1 केजी सोना। बताओ, वहां 1 लीटर पानी, रेगिस्तान में प्यास से मर रहे हैं, तो उपयोगिता उसकी ज्यादा है, लेकिन मूल्य यानी कीमत किसकी ज्यादा है? 1 किलो सोने की ज्यादा है, जबकि उपयोगी पानी ज्यादा है। तो इन दोनों में उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य एक नहीं होते, बल्कि अलग अलग होता है। एक वस्तु की उपयोगिता उसके उपयोग मूल्य का निर्माण करती है। ये बताओ, किसी भी वस्तु का उपयोग मूल्य क्या होगा? जितनी उसकी उपयोगिता, जो ज्यादा चीज यूजफुल होगी, उसकी यूटिलिटी वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ आलू काटती है, एक ऐसी मशीन जो गाजर भी काट दे, प्याज भी काट दे, लहसुन भी, सारा कुछ काम कर दे। अब बताओ, उसकी यूज क्या है? पहले से ज्यादा है, तो उसकी कीमत क्या होगी? बताओ। उसका उपयोग मूल्य भी ज्यादा होगा और उसका विनिमय मूल्य भी ज्यादा होगा। चलो छोड़ते हैं। पहली दृष्टि में विनिमय मूल्य वस्तुओं के परिमाणात्मक संबंधों को प्रकट करता है। फिर तो ऐसे नहीं सही है गलत है, टोला नहीं मारना ऐसे। ये कहना क्या चाह रहा है, ये लाइन क्या कह रही है? पहली दृष्टि में चलो ये बताओ, विनिमय मूल्य क्या होता है? एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है? एक्सचेंज वैल्यू होती है कीमत, यानी एक्सचेंज करना किसी चीज को आपस में। पहले वस्तु के वस्तु बदले एक्सचेंज वस्तु करते थे, अब वस्तु के बदले पैसा देते हैं, और क्योंकि मुद्रिक व्यवस्था आ गई ना। पहली दृष्टि में विनिमय मूल्य है वस्तुओं के परिमाण यानी क्वांटिटी संबंधों को प्रकट करता है। इसी को प्रकट करता है कि आप क्वांटिटी, आप अगर बारिश हो गई और बहुत सारी खेतों में काली टिंड सी हो गई, मैं याद करवा रहा हूँ कईयों को, तो गांव तो लेके आई आऊंगा, तो खेतों में बहुत ही ज्यादा हो गई, वो खेतों में ज्यादा हो गई, तो खेत बेचने वाला आया, तो अब एक्सचेंज करोगे आप? वो पैसा है नहीं, तो अपन उसको बदले में बाजरी देंगे। बाजरी देंगे तो बाजरी कम है और टिंडी बहुत ही ज्यादा हो रखी है, तो अपन क्या करेंगे? 1 किलो बाजरी देंगे, 2 किलो टिंड सी लेंगे। क्या है ये? एक्सचेंज वैल्यू। ये वस्तुओं के कौन से संबंध है? 1 किलो और 2 किलो, ये क्या है? इनके आपस के परिमाणात्मक संबंध है, मांग और पूर्ति से निश्चित हो जाते हैं। तो विनिमय मूल्य वस्तुओं के कैसे संबंध होते हैं? परिमाणात्मक संबंध होते हैं, कि किस वस्तु के बदले कितनी वस्तु दोगे। 1 किलो घी के बदले कितनी चाय पत्ती आएगी, एक मेज के बदले कितनी कुर्सियां आएगी, 1 तोला सोने के बदले कितना लोहा आएगा। तो ये सब विनिमय मूल्य है। ये वस्तुओं के कौन से संबंध है? क्वांटिटी रिलेशन है, क्वांटिटी। तो 1 तोला सोना बराबर 1 क्विंटल लोहा, ये प्रकट करता है कौन सा? विनिमय। ये होते एक्सचेंज वैल्यू, कि किसके बदले क्या आ रहा है। इन कथनों पे विचार करें। तो बताओ कौन से कथन सही है? बताओ। 2 और 3 इसी है, पहला तो गलत है, क्योंकि उपयोगी मूल्य और विनिमय मूल्य है, अलग अलग होते हैं। अब बताओ कि अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में जो अंतर पाया जाता है उसको अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। तो सेकंड और थर्ड उत्तर क्या आया? डी आया। मार्क्स मान देखो, बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से? सरप्लस वैल्यू। जितने क्वेश्चन आप बन सकते हैं आप बना के देखें एक बार। आप इसको भी इस पर डाल के ना, अपने जो अतिरिक्त मूल्य वाली जो दो एक पेज है सुशीला रामास्वामी में, जेमिनी पे डाल के बोलो इसे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाओ, मुझे समझ आता है कुछ, सारे क्वेश्चन पढ़ाओ उससे। एक 10 से एक क्वेश्चन की ट्राई करना है एक दिन, आप आज ही करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा सरप्लस वैल्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं।
श्रम की उत्पादकता, फिर सरप्लस वैल्यू आ गई। श्रम की उत्पादकता वस्तु के मूल्य को सीधा प्रभावित करती है। श्रम की उत्पादकता वस्तु के मूल्य को सीधा प्रभावित करती है। मार्क्स के अनुसार श्रम की उत्पादकता की वृद्धि से वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम समय कम हो जाता है और श्रम की उत्पादकता की कमी से श्रम समय अधिक हो जाता है। श्रम की उत्पादकता वस्तु के मूल्य को सीधा प्रभावित करती है। आपने एक चक्कू लिया और आप कह रहे हैं कि आज गाय खूंटा पटागी, खूंटा रोपेगा, तो आप लकड़ी को कैसे काट रहे हैं? चक्कू से काट रहे हैं। श्रम की उत्पादकता मूल्य वस्तु के मूल्य को सीधे प्रभावित करती है। आपकी उत्पादकता कम है, वही क्या किया आपने, एक आरी ली और क्या किया, जल्दी से कर दिया। तो जब श्रम की उत्पादकता ज्यादा होती है तो मूल्य कम होता है, और उत्पादकता कम होती है तो मूल्य ज्यादा होता है। तो वस्तु का मूल्य श्रम की उत्पादकता से निश्चित होता है। एक श्रमिक जब विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी लगा के यूज करता है, विभिन्न टेक्नोलॉजी से काम करता है ना, वो स्मार्ट वर्क करता है। जैसा कौन कह के गया था, टेलर कह के गया था। वो क्या करता है, फावड़े का प्रयोग किया उसने। एक फावड़ा है, उसके इतना सा डंडा है और चौड़ा फावड़ा है नीचे से। अब आप झुक के मिट्टी उठा रहे हैं, झुका तो काम कम करोगे ज्यादा करोगे? कम करोगे। अब श्रम की उत्पादकता बढ़ाओ। उत्पादक आपने फावड़ा का डंडा ले लिया, लंबा फावड़ा थोड़ा पतला कर दिया, आप कितनी मिट्टी फेंक दो चाहे। अब यंत्रों की सुधरती आपकी उत्पादकता बढ़ गई। अब आपने थोड़े समय में ज्यादा काम किया, थोड़ी सी देर में एक शर्ट बना दिया आपने, तो आपने एक दिन में ज्यादा शर्ट बनाए, तो कीमत क्या होगी? फिर श्रम कम लगने लग गया ना, तो कीमतें क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। और समझा दूंगा। श्रम की उत्पादकता की वृद्धि से एक वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। जैसी उत्पादकता में वृद्धि हुई, आप पहले आड़ू तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है, आप कह रहे थे कि मैं कोई और उदाहरण ले लेते हैं कि मैं ट्राली है ना धोबे से भरूंगा, ऐसे है ना, रेत घर पे है ना, रेत की ट्राली लेके आनी है और आप कैसे भर रहे हैं, धोबे से। या बोले मैं ना बाटी है, बाटी मेरे पास कटोरी, उस कटोरी से ऐसे डालूंगा। कितने दिनों में भर दोगे? महीना तो लग जाएगा, ठीक है। मजदूरी आपकी है 100 रुपए, और आपने कितने हजार में ट्राली भरी? 3000 में। डेली 1 महीने में ट्राली भरी आपने, धीरे धीरे करके दो से ऐसे, क्योंकि लप से भरेगा। इतने में आप क्या लाए, एक फावड़ा लाए, ट्राली को सही लगाया, बैक करके दबा दब 3 घंटे में भर दिया आपने। तो जैसी आपकी उत्पादकता बढ़ेगी ना आपकी, जैसे आपने ट्राली लगा के और अच्छे फावड़े से भरी, तो वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम समय क्या हो गया, टाइम कम लगाना। और श्रम की उत्पादकता की कमी है, घटिया तरीके से काम कर रहे हैं, तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो श्रम की उत्पादकता मूल्य को सीधे प्रभावित करती है, और श्रम की उत्पादकता से क्या होता है, श्रम का समय कम लगता है। अब मुझे बताओ, जब उत्पादकता बढ़ती है तो चीजों की कीमत कम होती है, ज्यादा होती है? बताओ क्यों? क्योंकि मजदूरी कम लगी है, इसलिए चीजों की कीमत भी कम होगी। तो पहला भी सही है और दूसरा भी। श्रम की उत्पादकता जितनी ज्यादा होगी, कीमत उस चीज की उतनी ही कम होगी। आप कह रहे हैं कि मैं एक शर्ट बनाता हूं और शर्ट में हाथ से सील सील के बनाऊंगा, तो आपने एक दिन में क्या बनाया, एक शर्ट। मजदूरी ले ली आपने 100 रुपए। एक आपने मशीन से है, दिन में 10 शर्ट सील दिए, मजदूरी ली 100 रुपए। तो एक शर्ट की कितने रुपए लगे, 10 रुपए। पहले एक शर्ट के कितने लग रहे थे, 100 रुपए। दोबारा 10 रुपए का शर्ट क्यों पड़ा, बताओ? उसकी कीमत कम क्यों होगी, बताओ? क्योंकि उत्पादकता बढ़ गई और टाइम भी क्या लगा, कम लगा।
इतना ही है। तो ये सत्य है और ये इसकी सही व्याख्या है। आपकी वो क्लास है क्या? मैडम को बोल के ना मुझे आधे घंटा और दो। बोल क्या कौन बोल के आएगा? अभी थोड़े से प्रश्न बचे हैं। किस विद्वान ने कार्ल मार्क्स की आलोचना कर रहा है कि उन्होंने राज्य का एक खाका तैयार किया लेकिन कभी भी व्यष्टि सिद्धांत विकसित नहीं किया, इसलिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विचार राजनीतिक रूप से अति निर्धारण और क्या रहा, अवर्णित रहा। कि कार्ल मार्क्स ने ढंग से खाका तैयार नहीं किया, काहे का कि राज्य क्या है, इसका तो सारा मुद्दा ही बाजार है। राज्य को अधिसंरचना मान के क्या हो जाता है, चुप। तो कार्ल मार्क्स ने बताओ अधिसंरचनाओं पे ज्यादा बल दिया आधार के ऊपर, पूरा बल ही आधार पे दे दिया, आधार अधिसंरचना पे बल ही नहीं दिया। उसने राज्य की चर्चा ही नहीं की, बहुत ही संक्षिप्त चर्चाएं की है। इसका कभी भी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया राज्य का। इसलिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विचार राजनीतिक रूप से क्या है, इसने ज्यादा बल राजनीति की बजाय राजनीतिक अर्थव्यवस्था पे दिया, इसलिए राज्य अवर्णित रह गया। उसका वर्णन नहीं किया राज्य का, उसने अधिसंरचना पे ध्यान नहीं दिया, सारा बल ही किस पे दे दिया, आधार पे। किसने कहा? ये बार बार लिखा हुआ है, शिलारामा स्वामी से आया हुआ है। किसने कहा? एस वोलियम ने कहा। तुलनात्मक स्वायत्ता रखता है राज्य तुलना, और यह तटस्थ मध्यस्थ नहीं होता। देख लेना, राज्य तुलनात्मक रूप से स्वायत्ता रखता है। राज्य तुलना होता है सापेक्ष, सापेक्ष स्वायत्ता, रिलेटिव, और यह तटस्थ मध्यस्थ नहीं होता। ये वो रेफरी नहीं होता जो तटस्थ होता है, बल्कि किसकी ओर झुका होता है, पूंजीपतियों की ओर। तटस्थ नहीं होता राज्य, पूंजीपतियों का पिट्ठू होता है, गुलाम होता है। वो सिटी किसके पक्ष से बजाता है, पूंजीपतियों के पक्ष। ये किसने कहा? सोचने की जरूरत नहीं है। कई बार एग्जाम में ध्यान रखा करो कि क्वेश्चन ऐसा आता है, थिंकर का क्वेश्चन है, आप ये सोचते हैं कि जो हम थिंकर पढ़ के उनमें इसका है नहीं, ये और ही आ गया, और नहीं आता, वो उसी थिंकर का क्वेश्चन होता है। तो आप एक और ध्यान रखा करो, थिंकर्स के नाम याद रखा करो कि मेरे सिलेबस में कौन सा विचारक है। जब आपको ये पता चल जाए क्वेश्चन विचारकों से पूछा गया है, तो आपसे उसी विचारकों से पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस में। इसमें सोचने की जरूरत, यहाँ तो सोचना ही नहीं था, कर क्या रहे हैं, कार्ल मार्क्स ही तो कर रहे हैं। इसमें भी सोचा आपने तो हद ही है फिर तो। अतिरिक्त मूल्य पर मार्क्स के कथनों पर फिर अतिरिक्त मूल्य आ गया। विचार करो कब होता है, उत्पादन के दौरान या विनिमय के दौरान? ठीक है, आप बताओ उत्पादन क्या होता है, विनिमय क्या होता है? हाँ, आप सब्जी बना रहे हैं, ये क्या है, उत्पादन। और आप उस सब्जी को बेच रहे हैं, ये विनिमय। बढ़िया क्या करता है, विनिमय। उद्योगपति क्या करता है, उत्पादन करता है। अतिरिक्त मूल्य माल के बाजार मूल्य और विनिमय मूल्य का अंतर है। ये तो दोनों एक ही है, चाहे तो विनिमय मूल्य कह दो, चाहे उसको बाजार मूल्य। कि एक तोले सोने के बदले में कितना किलो लोहा आएगा, बाजार से पूछो, बाजार से क्या पूछो, विनिमय मूल्य। तो ये तो दोनों एक ही होते हैं, इन दोनों को हम प्राइस बोलते हैं, कीमत बोलते हैं आज के दिनों में हम। तो ये तो जाता है। अतिरिक्त मूल्य श्रम के उपयोग मूल्य एवं किसका मूल्य, विनिमय मूल्य का अंतर है। ये सही है। उपयोग मूल्य होता है उपयोगी कितने, विनिमय उसको बेचा कितने के अंदर, इन दोनों में अंतर पाया जाता है। अब ये आ गया कि एक उपयोग मूल्य पैदा कौन करता है, श्रमिक, और बेचता कौन है उसको, पूंजीपति, और वो खा जाता है विनिमय मूल्य को। तो इसमें से कौन कौन से सही है बताओ, एक और तीन, सी सही है। अब देखो एक ईमानदारी की बात, हो सकता है आप मजबूरी में बैठे हो, मैं आते जाते आप पे डायलॉग बाजी नहीं कर दूं। तो जिसकी वास्तविक मजबूरियां हैं वो जाओ, वास्तविक मजबूरियां, जैसे वास्तविक मजबूरियां परिभाषित नहीं है। आप कह रहे हैं गुरु जी मिस कॉल आईडी है, मैसेज आईडी है, बात करना, ये भी वास्तविक मजबूरी, ये नहीं। आप खुद समझो,
आज 40 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप भी ये तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, मजबूरी है वो तो जाओ, बाकी बैठे रहो, पर 40 क्वेश्चन पूरे करेंगे, क्योंकि हम कार्ल मार्क्स कर लिया है, तो हम पता करें अपने गलत पढ़ा है या सही पढ़ा है। जिसको जाना वो चुपचाप जाना भी, साल लड़की तू ही साल ये कौन कहना। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही क्या है, बताओ क्या करेगी। देखो दे इसकी तरफ देखो, जाओ जाओ सोनी जी, सारा का मैसेज आ गया। हाँ बताओ। पढ़ लिया, बताओ। बी, बी पे राइट कर दे, ठीक। प्रतिक्रियावादियों और पूंजीपतियों को क्या करेगी, खत्म करेगी, खुला नहीं छोड़ेगी साम्राज्यवादियों को, पूंजीपतियों को मारेगी बचाएगी नहीं, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित, ये काम थोड़ी होता है, ये तो होता ही नहीं है, इसका तो विरोध ही कर दिया था। बी, कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की है। सी, प्लेटो, हेगल और कार्ल मार्क्स, और इन्हें खुले समाज का दुश्मन बताया। क्रिटिक ऑफ वो था प्रोग्राम में कुछ लिखा हुआ है, बताओ क्या लिखा हुआ है। बस 1 मिनट बाद साइड पर कर, पढ़ो ढंग से पढ़ो। पढ़ तो लिया, उत्तर खोजते हैं। ओ भैया यहाँ कौन ही है, इससे तो श्रम की उत्पादकता कम हो जाएगी। वो मकुड़ो नीचे खींचना आ रहे हैं, अरे वो उससे होता है भाई, मतलब वास्तव में एक उत्तम समुदाय को न्याय की अवधारणा की कोई आवश्यकता उत्तम समुदाय को नहीं होती कभी भी। न्याय की अवधारणा वहां लाई जाएगी जहां अन्याय है, उत्तम समाज में होता ही नहीं है। तो रोल्स न्याय के नियम क्यों लाता है अमेरिका में, उत्तम समाज है इसलिए नहीं, बल्कि वहां शोषण है भांति भांति का, अश्वेतों का श्वेत शोषण कर रहे हैं, इसलिए न्याय की अवधारणा लाता है। उत्तम समाज में जब शोषण ही नहीं है, अन्याय ही नहीं है, तो न्याय की जरूरत ही नहीं है। पहला राइट, अभाव और लक्ष्यों पर टकराव है, अभाव पे टकराव है, कमियां है समाज में, या लक्ष्य अलग अलग है, कोई कहता है कुछ प्राप्त करना है, कोई कहता है कुछ ही प्राप्त करना है, कोई कहता है धर्म की वृद्धि करना है, कोई कहता है गरीबी को हटाना है, कोई कह रहा है शिक्षा को बढ़ाना है। ऐसी तब क्या आता है, समाज को संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, न्याय। तो कैसे समाज में न्याय की जरूरत होती है, उत्तम आइडियल सोसाइटी में तो होती नहीं है, कहां जरूरत होती है, जहां या तो क्या हो, अभाव, या लक्ष्यों में क्या चल रहा है, टकराव, तब न्याय की। तो कौन सा सही है, दोनों सही। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का मुख्य दोष क्या नहीं है, एक अक्षमता। पूंजीवाद आता है वो एक आदमी की सृजनात्मकता को खत्म करके उसके उसको मशीन बना के उसमें क्या लेके आता है, एक्शन। पूंजीवाद में आदमी ज्यादा काम सीखता है कम सीखता है, कम काम सीखता है, क्योंकि वो ताजिंदगी कितने काम करता है, एक ही काम करता है। अलगाव है पूंजीवाद में, शोषण है क्या है, तो क्या नहीं है, उत्तर उत्पादकता की उत्पादकता नहीं होती उसके अंदर, जबकि पूंजीवाद में तो उत्पादन क्या होता है, कम होता है ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। सी, उत्तर उत्पादकता की उत्पादकता चली गई, पोस्ट प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन नहीं होगा,
ये थोड़ी होता है। पूंजीवाद तो ज्यादा प्रोडक्शन करता है, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा पूंजी कमाएंगे पूंजीपति, तो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करते हैं वो। आत्म बाह्यकरण का क्या अर्थ है? ये पेरिस की पांडुलिपियां हैं, उसके अंदर है। जो पहले से पढ़ के आए उनका गलत है। इसका उत्तर क्या है? ए है। अब सुनो, दो शब्द मिले हुए हैं, एक आत्म है और एक बाह्य कर्ण है। एक सेल्फ यानी इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। ये तो दो विरोधी हो गए ना। हर एक व्यक्ति में एक सृजनात्मकता होती है जो कहां पाई जाती है? एक कुम्हार है, उसमें एक सृजनात्मकता है, वो बहुत ही सुंदर घड़े बना सकता है। ये सृजनात्मकता कहाँ है? उसके अंदर है। फिर वो मिट्टी लेके आता है, उसे एक सुंदर घड़ा बनाता है, तो उसकी सृजनात्मकता क्या आ गई? बाहर आ गई। इसको बोलते हैं आत्म बाह्यकरण। और आत्म बाह्यकरण आनंद देता है। गड़बड़ कब होती है बताओ? जब पूंजीवाद आता है तो एक मजदूर का आत्म बाह्यकरण नहीं होता, तब वो अपनी इच्छा की चीज नहीं बना सकता, तब वो चीज बनाता है जो उसे पूंजीपति कहता है। एक स्वतंत्र टेलर मन मर्जी के सूट सीलता है और बड़े उसको आनंद आता है सूट सीलने में, क्योंकि वो अपने आत्म का क्या करता है? बाह्यकरण करता है। उसके जो थॉट्स प्रोसेस है, उसमें अच्छे अच्छे जो कल्पनाएं आती है, उन कल्पनाओं को कपड़ों पे साकार करता है। वो ही टेलर अगर एक फैक्ट्री में काम करता है तो मालिक के कहे अनुसार काम करेगा, वो अपना आत्म बाह्यकरण नहीं कर पाएगा। तो आत्म बाह्यकरण एक अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति है? अच्छी स्थिति है। पूंजीवाद आने पे क्या होता है आत्म बाह्यकरण के साथ? वो समाप्त हो जाती है। तो इंडिविजुअल पावर्स है, ये क्या हो जाती है? दृश्य। जब आपकी सृजनात्मकता प्रकट हो जाती है तो ये है इसका उत्तर। कार्ल मार्क्स का तर्क है कि अलगाव पूंजीवादी व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है। तर्क उनकी किस रचना में है? इसमें तो फिक्स है, ए में है, मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर है लगाओ। थोड़ी देर पहले बताया भी था। किन विचारकों को मत है? देखो ध्यान से पढ़ लेना। स्वतंत्र, इतना ही व्याख्या पढ़ना, आप आगे पीछे नहीं। स्वतंत्र तो नष्ट हो जाती है क्योंकि संपत्ति संपन्न वर्ग के पास अन्य व्यक्तियों पर प्रभुत्व की शक्ति होती है। ठीक है? स्वतंत्रता क्यों नष्ट होती है? क्योंकि पैसे वाले लोग क्या करते हैं? दूसरे लोगों को गुलाम बना लेते हैं। बताओ कौन कह रहा है? रूसो भी यही बातें कहता है, मार्क्स भी कहता है, और एंजल। संपत्ति प्रभुत्व का साधन है, संपत्ति औरों का शोषण करने का साधन है। रूसो ने भी यही कहा था और मार्क्स और एंजल भी यही कहते हैं। लोग तो नहीं कहता, ये सी लोग नहीं है, जो लोग था। तो ए बी और डी सी के अंदर है। कार्ल मार्क्स हीगल से सहमत थे कि इतिहास द्वंदात्मक योजना के अनुसार अपने आप को प्रकट करता है, किंतु मार्क्स के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों के परिणाम थे। पहली लाइन सही है। हेगल से यहां तक सहमत है कि द्वंद्ववाद है, लेकिन द्वंद्व किसके अंदर? भौतिक स्थितियों में। द्वंदात्मक भौतिकवाद पदार्थ एवं गति की अपार्थक्यता में विश्वास करता है। अब बताओ, द्वंदात्मक भौतिकवाद किसका है? कार्ल मार्क्स का। पदार्थ और गति, गति किसमें हो रही है? पदार्थ में। ये दोनों क्या है? अपृथक है। ये नहीं है कि पदार्थ अलग है, गति कोई और दे रहा है। पदार्थ के अंदर ही गति पाई जाती है। इसमें अपार्थक्य है। इसमें विश्वास करता है क्या? पदार्थ के अंदर ही क्या है? गति है। और पदार्थ और गति एक दूसरे से अलग है नहीं है, बल्कि पदार्थ के अंदर ही
गति पाई जाती है, उनके अंदर ही द्वंद्व पाए जाते हैं, इस वजह से क्या होती है, गतियां होती है, आंतरिक द्वंद्व, संघर्ष। तो कौन सा सही है? दोनों सही है। कथन एक और दो दोनों सही है। कौन ये दावा करता है कि कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद न केवल समाज के बारे में गलत था बल्कि विज्ञान के बारे में? बताओ। कार्ल पोपर। बी, कार्ल पोपर। किसने कहा कि ये एक निष्कासित प्रवचन है? हेबरमास। किसने कहा कि ये महान तो था लेकिन ये भविष्यवाणियां नहीं कर पाया, देख नहीं पाया? इजाया बर्लिन। क्या क्या नहीं देख पाया? ताना फांसीवाद को, कल्याणकारी राज्य को, और देख नहीं पाया। इजाया बर्लिन। इजाया बर्लिन एक बड़ी जोरदार बात कहता है। इजाया बर्लिन कहता है एक हेडोग होता है झावा, एक होती है फॉक्स यानी लोमड़ी। हेडोग आपने कईयों ने देखा है जो खेती से जुड़े हुए, खेतों में अपने एक छोटा सा जानवर मिलता है इतना सा, उससे जब भी पंगे लोगे ना तो वो अपने चारों ओर क्या कर लेता है, और उस खोल में स्याही नहीं, स्याही तो कांटे फेंकती है, वो होती है, वो पूंछ चौड़ा करती है, वो तो छेड़ो झावलो जो भी है। अब अरे खेतों गांव से वापिस आ जाओ यहाँ। हेडोग को क्या लगता है? हेडोग के चिंटी भी पास में लगती है तो वो तान लेता है। आप उसकी लकड़ी मारोगे तो वो कांटे तान लेता है। कोई कुत्ता मारेगा तो भी, वो किसी पौधे के पास लग गया एकदम से तो भी वो तान लेता है। उसको तो एक ही चीज दिखाई देती है कि चारों ओर क्या है, खतरा है। तो हेडोग वो होता है जो केवल एक चीज जानता है। फॉक्स क्या होती है? लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चौकस होती है, हर चीज के बारे में जानती है। तो ये जो इजाया बर्लिन कहता है कि ये प्लेटो है, ये कौन है, मार्क्स है, ये सिर्फ क्या है, हेडोग है, तो एक ही चीज के बारे में जानते हैं। तो इनको हेडोग बोलता है इजाया बर्लिन, प्लेटो को और इनको, प्लेटो को और कार्ल मार्क्स को इनको। विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ। ये ये बीच में नाचता था एक छोटा सा। सापेक्ष स्वायत्ता राज्य के वर्ग चरित्र की व्याख्या करने वाली थीसिस नीचे वर्णित मार्क्स के लेखन से ली गई है। देखो होगा क्या, लुई बोनापार्ट था, 18वां लुई बोनापार्ट। ये सारे इंटरकनेक्टेड किताब में एक दूसरे के साथ। सिविल वॉर इन फ्रांस और क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, और फिर पुस्तक आई कौन सी, लुई बोनापार्ट। तो जो ये था ना सिविल वॉर इन फ्रांस, यही तो था, तभी तो ये आया लुई बोनापार्ट वगैरह। तो ये तीनों के अंदर राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता, और इन इन दोनों का परिणाम कौन सी पुस्तक है, 18वां लुई बोनापार्ट। तो ए बी और किस में है, ये सी में है। इसका उत्तर क्या है, सी है। अकेला नहीं दिया हुआ देखो कुछ भी। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना में परतों को प्राथमिकता का सही क्रम क्या है, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। आप सोचो इसके बारे में, मैं साइड में हो जाता। चारों पढ़ लिए, इनको कर्म से लगाना है। पहले क्या आता है, वेरी गुड, सबसे पहले आती है उत्पादन की शक्ति, यानी उत्पादन के यंत्र आते हैं, आधार और अधिसंरचना। सबसे पहले उत्पादन की शक्तियां आती है, फिर उत्पादन के संबंध आते हैं, फिर संगठन बनते हैं, और ये संगठन क्या करते हैं, अपनी एक निश्चित विचारधारा पैदा करते हैं। अब बताओ क्या आया, बी। सबसे पहले 3 आएगा, फिर नहीं, 3 के बाद 1 आएगा, फिर 4 और 2 आएगा।
तो इसका उत्तर क्या आया? बी। अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास, बीच में खुश करने के लिए अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष कहां लिखा हुआ है? ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? वर्ग है, ठीक। क्लास। राज्य की उत्पत्ति किसकी हुई थी? है? धनी लोगों के द्वारा गरीबों के शोषण को लेजिटिमेसी देने के लिए। डी। मार्क्स का अंतिम ध्येय क्या था? एक क्लासलेस सोसाइटी, जिसका नाम क्या होगा? साम्यवाद। स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है। मेरा अस्तित्व किस पे निर्भर करता है? सामाजिक क्रियाकलापों तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है। हमारे मन और हमारे क्रियाकलाप किससे निर्धारित होते हैं? हम किस समाज से? हमारा सामाजिक अस्तित्व क्या है? सामाजिक वे सामाजिक क्रियाकलाप का सामाजिक मन है। तो मन भी सामाजिक होता है, क्रियाकलाप भी सामाजिक होते हैं। हमारे विचार और हमारे क्रियाकलाप हमारी सामाजिक स्थितियों से निर्धारित होते हैं। किसने कहा? हाँ, चेतना से निर्धारित है नहीं होते, बल्कि हमारी खुद की चेतना सामाजिक मन है। हमारा मन क्या होता है? सामाजिक, स्वायत्त और स्वतंत्र नहीं होता। कार्ल मार्क्स। बी। तो ये कौन सी बात है जो थोड़ी सी व्याख्या के साथ लिखी हुई है? बताओ, ये कौन सी बात थी? हाँ, हमारी चेतना हमारे सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, बल्कि हमारा सामाजिक अस्तित्व हमारी चेतना। तो इसमें प्राथमिक है सामाजिक अस्तित्व, गौण है चेतना, स्वायत्त कौन है? सामाजिक अस्तित्व, और गौण उसके ऊपर टिकी भी क्या है? चेतना। रचनाओं को प्रकाशित होने का वर्ष बताओ। सबसे पहले होली फैमिली आई थी, डी आई। फिर क्या आई? नहीं, ये आई थी 43 के आसपास, 1843। ये आया था 1847 में। फिर आया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। फिर ये आई थी क्रिटिक ऑफ स्टाउन के आसपास कब आई थी? तो इसका उत्तर क्या बना बताओ? ए, डी बी सी ए। मार्क्स को अस्त व्यस्त स्थिति पर उसमें एक आंदोलन बना दिया और उसे दर्शन और दिशा मिली। बताओ किसने कहा? साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे क्या बना दिया? ये हंट का है क्या? पक्का? बी। लोस्की ने ऐसा कुछ कहा था। उसने कहा विभिन्न धाराओं को, ऐसा कुछ उसने कहा था। पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दास कैपिटल, 18वां लुई बोनापार्ट और गोथा प्रोग्राम। चलो सबसे पहले ये बताओ, वीस संबंध ने एलिनेशन, वीस संबंध एलिनेशन, इंग्लिश में एलिनेशन है ये, ठीक है। अब बताओ सरप्लस वैल्यू कहां है? दास कैपिटल में। राज्य की आपेक्ष नहीं सापेक्षिक स्वायत्ता कहां है? और गोथा प्रोग्राम में शाबाश। कौन सा उत्तर बना? बी। किसका यह स्पष्ट रूप से विचार है कि यह मानना भ्रामक है कि राज्य एक ऐसा सार्वजनिक चरित्र होता है जो नागरिक समाज से के असंगत तत्वों में सामंजस्य स्थापित कर सके। अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये हेगल की आलोचना कर रहा है
हेगल कह रहा है कि राज्य का ऐसा सार्वजनिक चरित्र होता है जो नागरिक समाज के जो असंगत तत्व होते हैं, नागरिक समाज में स्वार्थ पाया जाता है, और जैसी राज्य का निर्माण होता है वो सबका कल्याण करता है, तो उसका चरित्र कैसा होता है? सार्वजनिक चरित्र। ये सभी प्रकार के स्वार्थों से ऊपर एक निष्पक्ष रेफरी होता है। कौन? राज्य। कौन बोला? हेगल बोला। कार्ल मार्क्स बोला बिल्कुल नहीं, इसका कोई सार्वजनिक चरित्र है, इसका वर्गीय चरित्र होता है। ये निष्पक्ष रेफरी नहीं होता, बल्कि ये पूंजीपतियों के पक्ष में झुका होता है राज्य, और नागरिक समाज के असंगत तत्वों में सामंजस्य स्थापित नहीं करता, बल्कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग का क्या करवाता है? शोषण करवाता है। तो ये बातें कार्ल मार्क्स ने किसके खिलाफ लिखी? हेगल के। और खुद किससे जुड़ा होता है? नागरिक समाज। इस पे भी बुर्जुआ कब्जा होता है, और राज्य पे भी बुर्जुआ। तो राज्य सार्वजनिक नहीं होता, राज्य किसका होता है? पूंजीपतियों का। कार्ल मार्क्स डी। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। आधुनिक समाज में बुनियादी राजनीतिक विरोध बॉस नागरिक के रूप में आदमी और निजी व्यक्ति के रूप में आदमी। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि आज झगड़ा किस चीज का है? आधुनिक समाज में झगड़ा है कि दो विरोधाभास पाए जाते हैं। नागरिक के रूप में आदमी, जो किसके लिए सोचता है? समूह के लिए। और जो समूह के लिए सोचता है वो क्या होता है? साम्यवादी। निजी व्यक्ति के रूप में आदमी, आदमी निजी है तो क्या है बताओ? ये उदारवादी है, व्यक्तिवादी है। तो झगड़ा है समूह और व्यक्ति का कि पहले कौन है। तो कार्ल मार्क्स बताओ, व्यक्ति को पहले मानता है, समूह को? समूह को पहले मानता है। नागरिक कौन होता है? जो सबके बारे में सोचे, पूरे देश के बारे में सोचे, वो नागरिक। और जो अपने बारे में सोचे वो निजी व्यक्ति, इंडिविजुअल। तो इनके मध्य झगड़ा है। ये है कार्ल मार्क्स का कथन। नौकरशाही और शक्तिशाली राज्य की भर्त्सना करते हुए किस रचना में सर्वहारा से नष्ट करने को कहा? डिसाइड हो गया? 18वां लुई बोनापार्ट नौकरशाही की आलोचना की, शक्तिशाली राज्य की भर्त्सना की, क्योंकि इसने गड़बड़ क्या कर दी? इसने आर्थिक विभाजन समाप्त कर दिया। किसी भी राज्य पे वर्ग का कब्जा होना चाहिए, व्यक्ति का कब्जा नहीं होना चाहिए। एटी ब्रूमेर की बजाय अगर यहाँ पूंजीपतियों का कब्जा हो तो ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि पूंजीपति कब्जा करते, वो मजदूरों का शोषण करते, मजदूर क्रांति करते, और क्रांति के बाद वह मजदूर का राज आ जाता। अब ये क्या, दोनों कोई काम नहीं करने दे रहा। राज्य इतना शक्तिशाली हो गया। इतना शक्तिशाली कौन हो गया? 18वां लुई बोनापार्ट से राज्य पे कब्जा कर लिया। कहां? फ्रांस। तो ये था। उसने नौकरशाही को क्या कहा बताओ? विशाल परजीवी शरीर। किसने विचार प्रस्तुत किया कि फ्रांस में शासन प्रणाली की वैधता सुनिश्चित करते तो बोनापार्टवाद बुर्जुआ के एक हिस्से और सर्वहारा के हिस्से के बीच अवसरवादी और लोक लुभावन गठजोड़ था। ठीक है, इसने दोनों को साध लिया। किस किस को? पूंजीपतियों का तुम मजे करो, मजदूरों का तो मैं इस पे टैक्स लगा तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। तो लोक लुभावनवाद आ गया, अवसरवाद था। ये किसका है बताओ? कार्ल मार्क्स का। ये कहां है लिखा हुआ? 18वें लुई बोनापार्ट। बोनापार्टवाद क्या होता है? नहीं, बोनापार्ट होता है कि राज्य किसी भी वर्ग का गुलाम है, बल्कि सापेक्ष स्वायत्त होता है। फिर भी झुकाव किसके पक्ष में होता है? लगता निष्पक्ष है, लेकिन निष्पक्ष होता नहीं। ये होता है बोनापार्ट। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। ये लिया हुआ तो पुरोमदा से है, लेकिन लिखा कहा इसको?
अपनी अंतिम पुस्तक में लिखा था, गोथा प्रोग्राम में, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। अब सुन, एक लास्ट चर्चा, लास्ट 5-7 क्वेश्चन और बचे। देखो आप बैठे थे, मैं तब से क्या हूं, 11 बजे से 2 मिनट बैठता आपके सामने, तब से खड़ा हूं, उम्र में भी आपसे बड़ा हूं मैं। अब लास्ट 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर छुट्टी कर देंगे। इतिहास की संपूर्ण सामूहिक इतने चर्चा ही हो जाएगी। निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है, ये बताओ सही है गलत है? इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण किससे होता है? सही है। उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय है, काम और उत्पादन तो करना ही पड़ेगा, इसी से हमारा जीवन सुधरेगा। व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है, इसीलिए पूंजीपति इकट्ठा करता है उनको कि एक साथ आ जाओ और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाता है वो। तो बताओ उसका उत्तर क्या है? धर्म जनता की अफीम है। अब बताओ 1 2 3 4 क्या है? डी है। कितने राजी हो गए? अब ज्यादा राजी हो। अगर मैं कहता ना नहीं बस एक लास्ट क्वेश्चन, तो इतने राजी नहीं होते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।